नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम सर। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है? तो ऑप्शन 1 है बेरुवाड़ी केस में, ऑप्शन 2 है सज्जन सिंह केस में, ऑप्शन 3 है गोलकनाथ केस में और ऑप्शन 4 है केशवानंद भारती केस में। तो किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है? ये कहा था केशवानंद भारतीय मामले में 1973 में कि प्रस्तावना भी भारतीय संविधान का भाग है और आर्टिकल 368 के तहत इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन नई संकल्पना यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत की जिसे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसमें चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हैं। तो कई बार सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस केस में दिया गया, तो वो भी केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है? ऑप्शन 1 है राज्यसभा, ऑप्शन 2 लोकसभा, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ऑप्शन 4 सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाता है। आर्टिकल 71 ये कहता है कि 71 अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है तो उसको इंडिया के सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो ऑप्शन 1 है राज्यपाल, ऑप्शन 2 है मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति और ऑप्शन 4 है भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जज की बताना है आपको, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। लेकिन राष्ट्रपति जब नियुक्ति करते हैं तो उस राज्य के राज्यपाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं और अगर किसी अन्य न्यायाधीश की उस उच्च न्यायालय की नियुक्ति की जा रही है तो फिर उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी परामर्श लिया जाता है। यानी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं लेकिन राज्यपाल का भी परामर्श लिया जाता है और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लिया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारिया आयोग का संबंध है? ऑप्शन 1 है न्यायिक सुधार से, ऑप्शन 2 है वित्तीय सुधारों से, ऑप्शन 3 है केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन 4 है चुनाव सुधार से। तो सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रल स्टेट रिलेशन से इसका संबंध है, जिसमें इन्होंने राज्यपाल के जो पद है उसको पक्षपातपूर्ण बताया और बताया कि इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है और जब किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो केंद्र सरकार को वहाँ के मुख्यमंत्री से कम सलाह लेनी चाहिए, ऐसा कहा था सरकारिया आयोग ने। और ये इसलिए इसका गठन किया गया था कि इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी केंद्र राज्य संबंधों पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय के बराबर हों यानी दोनों चीज़ बराबर हों, राजस्व भी और व्यय भी, तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है अधिशेष बजट, ऑप्शन 2 है निष्पादन बजट, ऑप्शन 3 है घाटे का बजट और ऑप्शन 4 है संतुलित बजट। तो जिसमें राजस्व यानी आमदनी और खर्चा दोनों ही बराबर हों तो उस तरीके के बजट को कहा जाता है संतुलित बजट यानी बैलेंस बजट। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बजट है? तो आर्टिकल 112 में बजट का प्रावधान है, आर्टिकल 112। लेकिन एक बात आपको यहाँ याद रखनी है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड यूज नहीं हुआ है, उसकी जगह पे
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द लिखा हुआ है, बजट नहीं लिखा है। तो 112 में क्या है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सरकार जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में अपनी आमदनी और खर्चे का विवरण प्रस्तुत करती है। तो आर्टिकल 112 में है बजट, लेकिन यहाँ बजट वर्ड यूज नहीं हुआ है, उसकी जगह पे क्या हुआ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो संतुलित बजट का मतलब क्या होता है कि जिसमें राजस्व यानी आमदनी और खर्चा यानी व्यय दोनों बराबर हों, तो उस तरीके के बजट को कहते हैं संतुलित बजट। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नोटा NOTA को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन या EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था। तो ऑप्शन 1 है 2013-14 में, ऑप्शन 2 है 14-15 में, ऑप्शन 3 है 2010-12 में, ऑप्शन 4 है 2015-16 में। नोटा को EVM में शामिल किया गया था 2013-14 के इलेक्शन में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वोटर को ये भी अधिकार है कि अगर जो कैंडिडेट वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, उनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो एक बटन और शामिल किया जाए EVM में, जो होगा नोटा का NOTA यानी नन ऑफ द अबव, यानी जो जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं इनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा प्रेस कर सकते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 2013-14 के इलेक्शन से हुई है। ठीक है जी, तो नोटा क्या है, नन ऑफ द अबव अगर कोई भी। लेकिन इस आपको एक बात यहाँ पे रखनी है कि नोटा में भले ही कितना भी वोट पड़ जाए, लेकिन उस इलेक्शन को कैंसिल नहीं किया जा सकता है, चाहे कितना भी वोट पड़ जाए। कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर 50% से ज़्यादा वोट अगर नोटा में पड़ गया तो फिर वो चुनाव कैंसिल हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, कितना भी वोट पड़ जाए लेकिन चुनाव कैंसिल नहीं होता। जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं उनमें से जिसको अधिक वोट पड़ते हैं उसको ही विनर घोषित किया जाता है। तो अभी लीगल वैलिडिटी या फिर इसका बहुत ज़्यादा मतलब नोटा का है नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक इसका महत्व है कि लोग कितने नाराज उस क्षेत्र में वहाँ के प्रतिनिधियों से हैं या कैंडिडेट अगर वो ठीक नहीं है तो नोटा की शुरुआत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 2013-14 से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। ऑप्शन 1 लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन 2 सत्ता पक्ष के नेता को, ऑप्शन 3 संबंधित दल के नेता को, ऑप्शन 4 निर्वाचन आयुक्त को। तो दल बदल यानी पार्टी बदलने के मामले में अंतिम फैसला कौन लेता है, अगर उसकी सदस्यता को खारिज या समाप्त करना है तो ये फैसला लेता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो दल बदल क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे दल के टिकट पे जीतता है और चुनाव के बाद में अगर पार्टी बदल लेता है यानी दल बदल लेता है तो फिर उस पर दल बदल का कानून लागू होता है। ये जो कानून है ये लाया गया था 1985 में, संविधान में एक संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जिसमें एक अनुसूची जोड़ी गई, वो थी 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन था, कब हुआ, 1985 में। और एक उसमें अनुसूची जोड़ी गई जिसे कहते हैं 10वीं अनुसूची, जो एंटी डिफेक्शन से संबंधित है यानी दल बदल से संबंधित है। इस मामले में अंतिम फैसला कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लेकिन कुछ मामलों में दल बदल नहीं भी लगता है। अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर अगर अलग पार्टी बना लेते हैं या किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो फिर उन पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। तो दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम फैसला कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज सम्मिलित है। ऑप्शन 1 संघीय सूची में, ऑप्शन 2 राज्य सूची में, ऑप्शन 3 समवर्ती सूची में, ऑप्शन 4 अवशिष्ट सूची में। तो पंचायती राज कौन सी सूची में है, तो ये स्टेट लिस्ट में है, ऑप्शन नंबर 2 राज्य सूची में है। पंचायती राज की कब से शुरुआत हुई यानी इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ईयर था 1992 में एक भाग जोड़ा गया, भाग पार्ट 9A 9 जोड़ा गया था पंचायत राज के लिए और 9A जोड़ा गया था नगर पालिकाओं के लिए। और एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी, वो थी 11वीं।
तो राज्य सूची को किसका विषय माना गया है, तो इसमें नहीं, माफ़ कीजिएगा, पंचायती राज को किसका माना गया है, तो राज्य सूची का विषय माना गया है। ठीक है जी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राजों को या पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें भाग 9 जोड़ा गया भारतीय संविधान में और एक अनुसूची जोड़ी गई थी, वो थी अनुसूची 11 जो कि पंचायत राज से संबंधित है। ठीक है जी। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 9A या 9क, जिसमें भाग जोड़ा गया 9A और अनुसूची जोड़ी गई अनुसूची 12 जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो पंचायती राज किससे संबंधित है, तो राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है लोकसभा, ऑप्शन 2 है राज्यसभा, ऑप्शन 3 है राज्य विधानसभा, ऑप्शन 4 है राज्य विधान परिषद। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता, डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है, तो ये कौन सा सदन है, तो ये होता है राज्य विधान परिषद। देखिए किसी किसी राज्य में क्या होता है कि 2 सदन होते हैं, राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक तो राज्य विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है वो राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन होता है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त इसको किया जा सकता है। अगर राज्य विधानसभा विशेष बहुमत के साथ संकल्प पारित कर देती है और फिर उसको संसद द्वारा भी पारित या पास कर दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है, तो फिर वो राज्य विधान परिषद जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके लिए आर्टिकल है 169, जिसमें अगर किसी राज्य में विधान परिषद जोड़नी हो या उसको समाप्त करना हो तो इसका प्रावधान जो है वो आर्टिकल 169 यानी 169 में है। तो राज्य विधान परिषद के बारे में ये कहा जाता है कि इसको समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक स्थायी सदन होता है। इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा की तरह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधान परिषद। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन 1 है प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन 2 है सरकारी आयोग, ये सरकारी आयोग है, माफ़ कीजिएगा, और ऑप्शन 3 है राजमन्नार आयोग, ऑप्शन 4 है फजल अली आयोग। तो किस आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की बात की थी, तो ये की थी राजमन्नार आयोग ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। तो 1969 में तमिलनाडु की डीएम की सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसे राजमन्नार आयोग कहते हैं। इसने ये सिफारिश की थी क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो विवाद का विषय बने रहता है और राजमन्नार आयोग ने इसमें कहा था कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। तो राज्यपाल के पद को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी, तो ये की थी राजमन्नार आयोग ने, और ये 1969 में बना था तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।